दोस्तों, मेरा नाम है राजू यादव। किससे कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ वो जो आपके दिल को छू लें। आओ चलते हैं कहानियों के सफ़र पर। उस दिन मैया ने हमसे कोई बात नहीं की। मैं कई दिनों तक मैया के सामने हाथ पैर जोड़ता रहा। कई बार उनके सर में तेल से मालिश करने की कोशिश की। हर बार मैया हमसे मुंह फेर लेती। बाकी सब ने भी हमसे घर में बात करना बंद कर दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे हम घर में कोई अजनबी हैं। फिर पापा ने एक दिन हमें आवाज लगाकर अपने पास बुलाकर हमसे कहा, 10,000 रुपये अपनी मैया से ले लो और शर्मा अंकल को जाकर दे आओ। उनसे कहना बाकी बकाया पापा बाद में देंगे। हमने मैया से पैसे लिए और हम शर्मा जी के घर की तरफ रवाना हो लिए। पापा ने शर्मा अंकल से 50,000 उधार लिए थे और वो भी हमारी पढ़ाई के लिए। हमने एक दिन मैया को पापा से कहते हुए सुना था कि पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो गई है। शर्मा जी से पैसे ले तो रहे हो, पर लौटाओगे कैसे, ये भी सोचा है? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। आज हमें अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही थी। हमारे लिए पापा इतना कुछ करते हैं और मैं यूं ही बेकार में उनसे कुढ़ता रहता हूँ। हमने भी अपने आप से ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम पापा मैया को और दुखी नहीं करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। सब हमसे बात करने लगे थे। हमने भी फिर कभी पापा मैया को शिकायत का मौका नहीं दिया। एक अच्छे बालक की तरह हम अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे थे। हमारी जगह अब हमारे छोटे भाई दीपक ने ले ली थी। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। सारा दिन वो क्रिकेट खेलता रहता। अब पापा मम्मी उसे लेकर परेशान रहते हैं, उसे डांटते रहते हैं। हमें जो पॉकेट मनी मिलती है, कभी कभी दीपक हमारी पॉकेट मनी गुल कर देता है। तब भी हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें भी अब ज़्यादा पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं थी। हमारे नए दोस्त राहुल से हमारी खूब पटने लगी है। शनिवार की रात हम पढ़ाई के नाम पर मैया से कहते कि हम पढ़ाई के लिए राहुल के घर जा रहे हैं। मैया भी हमारे बदले हुए स्वरूप को देखकर उसकी इजाज़त दे देती। उन्हें शायद हमारे घर से भाग जाने का डर था। पापा भी अब हमें ज़्यादा डांटते नहीं थे। शायद उन्हें भी अपने जवान बेटे के डांटने पर घर से भाग जाने का डर था। मैं उनकी इस दुविधा को खूब समझता था, पर अब मेरा घर से भागने का कोई इरादा नहीं था। हमें तो बस इस बात की धुन थी कि हमारी वजह से कभी पापा और मैया का सर किसी के सामने ना झुके। खैर, दिन महीने साल बीतने लगे। हमने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए। हमने वहाँ अपना एडमिशन मास कम्युनिकेशन में करा लिया। अब पापा हमारी पढ़ाई के बारे में लोगों से गर्व से बात करते थे। हमने अपनी डिग्री लेने के बाद 2 साल दिल्ली न्यूज़ मीडिया में काम करते हुए बिताए। एक दिन हमारे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करते हुए हमारा दिल दहल उठता है। हुआ यूं कि हम अपने साथी कैमरामैन के साथ जनकपुरी इलाके में पहुंचे। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई दिनों तक ये आंदोलन चला। हम बड़े उत्साह के साथ ये सब कवर कर रहे थे। हमें लग रहा था जैसे हम कोई अच्छाई का काम कर रहे हैं। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। आंदोलन को लीड कर रहे नेता ने यह ऐलान किया कि अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये खबर मीडिया के हर चैनल पर
जोर शोर से चलने लगी और ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो शख्स सही में आत्मदाह करेगा या ये कोरी गीदड़ भभकी है। और वही हुआ जैसा उस व्यक्ति ने कहा था। उसने लोगों की भीड़ के सामने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया और हम सब मूकदर्शक बने, सब कुछ देख रहे थे। कुछ मीडिया वाले इस घटना को ऐसे कवर कर रहे थे कि जैसे उनके लिए टीआरपी का एक बड़ा सबब हो। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैंने माइक छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश की और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा सहयोगी शायद मेरी मनोदशा को समझ चुका था। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की पर मैं सदमे में था। इतनी बड़ी घटना मेरी आंखों के सामने घटी और मैं कुछ नहीं कर पाया। कई दिनों तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मेरे साथियों ने मुझसे बहुत संपर्क साधने की कोशिश की मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं मीडिया की नौकरी नहीं करूंगा और मैं कुछ दिनों के लिए मथुरा वापस चला आया। घर में भी मैंने कुछ दिनों तक किसी से कोई बात नहीं की। पापा मेरी मनोदशा को समझते थे। फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और बिठाकर मुझसे बात की। उस घटना को याद करके मैं खूब फूट फूट कर रोया। मैंने पापा से अपने मन की बात कह दी। पापा ने मुझसे कहा कि अगर लोकतंत्र की हक की बात करने वाले पत्रकार ही अगर किसी की मौत का कारण बन जाए तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हारा फैसला सही है और मैं इसकी कदर करता हूं। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता हो। पापा की बात सुनकर मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हुआ। कुछ दिन यूं ही मटर गश्ती में बीते। फिर एक दिन मुंबई से हमारे दोस्त शंकर यादव का कॉल आया। शंकर फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर असिस्टेंट का काम करता है। हम दोनों अलीगढ़ में साथ में ही पढ़ते थे। मैंने जर्नलिज्म को चुना और उसने फिल्मी दुनिया को। मैंने पहले मैया से फिर पापा से मुंबई जाने की बात कही। कुछ देर पापा खामोश रहे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, मुंबई माया नगरी है बेटा, लोगों की भीड़ में कहीं तुम गुम हो ना जाना। बस फिर क्या था, हमने अपना फिल्मी सफ़र फिल्मी दुनिया में शुरू कर दिया। अब हमें यहाँ कई साल हो चुके हैं। पापा और मैया ने हमसे कई बार कहा कि कुछ नहीं हो रहा है तो वापस घर चले आओ, मगर कहते हैं ना, मुंबई उम्मीदों का शहर है। यहाँ लोग उम्मीदों में ही सालों काट लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे अब उनके जीवन में कुछ नया होने वाला है या कुछ नया हो जाएगा। मैं भी इसी उम्मीद को साथ लिए अब तक मुंबई में डटा हूं। मथुरा के लोग मुझे नाकारा निठल्ला समझते हैं, गैर जिम्मेदार समझते हैं। कई तो यहाँ तक कहते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर घर की जिम्मेदारी बूढ़े बाप और छोटे भाई पर छोड़कर मुंबई भाग गया हो, मुंबई में पड़ा हो, वो क्या करेगा। मगर उन्हें क्या पता मैं भविष्य के सपने बुन रहा हूं। शायद मेरी किस्मत का सितारा चमक जाए और मैं कुछ बन जाऊं। दोस्तों, ख्वाबों के सफर में ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
कि ख्वाबों का सफ़र आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।